यहाँ पर आप देखें कि इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स हैं इसके साथ। एक है क्रेनियल कैविटी, टू रिमूव द वॉल्ट ऑफ क्रेनियम एंड यू विल सी द कैविटी, इसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। अब क्रेनियल कैविटी और उसके बाद हम बेस पे जाएंगे और थोड़ा लेटरल व्यू से आते हुए हम बेस पे आएंगे और वहाँ पर हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट फोसा देखेंगे। एक्चुअली ये क्रेनियल कैविटी और वो जो फोसा हैं इनको अगर आप जनरली करें तो तकरीबन यूँ समझ लो कि आपके बहुत सारे न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स के कोर्स जो है ना उनके डॉट्स मिला के आपके हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखो दूर से ही, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, अभी जैसे डायग्राम में भी हम देखेंगे, ये दूर से ही आपको नज़र आ जाएगा कि ये क्रेनियल कैविटी के अंदर 3 फोसा बने हुए हैं और तीनों फोसा आप देखेंगे कि जो पहला होगा जो इंटीरियर क्रेनियल फोसा कहलाएगा, दैट विल बी शैलो। थोड़ा सा जब पीछे आएंगे तो मिडिल क्रेनियल फोसा, दैट विल बी लिटिल डीपर, से तो वो उससे थोड़ा डीपर होगा। और उसके बाद जैसे आप पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जाओगे तो और डीपेस्ट होगा वो। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर ये से बना हुआ है, क्योंकि क्रेनियल कैविटी को हाउस करना होता है ब्रेन को। और इसी को जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा, क्योंकि जैसे आप फ्रंटल लोब में आते हो तो वो जस्ट फ्रंटल लोब होता है, तो वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में वो अकोमोडेट हो जाता है। ऐसे ही जैसे आप थोड़ा पीछे की तरफ आते हो तो वो फ्रंटल लोब जैसे ही वो पैराइटल लोब में कन्वर्ट होता है तो पैराइटल लोब के नीचे फिर टेम्पोरल लोब भी होता है। तो इसका मकसद ये है कि मिडिल क्रेनियल फोसा जहां पैराइटल लोब का हाउस है उसके नीचे फिर हमें टेम्पोरल लोब के लिए भी जगह क्रिएट करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा डीप हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप पीछे की तरफ आओ तो चलो टेम्पोरल लोब का तो मामला खत्म हुआ, पीछे की तरफ पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, चलो वो ठीक है। लेकिन नीचे जाके पूरा सेरिबेलम और इसके साथ ब्रेन स्टेम सारा, तो वो पूरा ब्रेन स्टेम अकोमोडेट करना है आपको। तो इसके लिए हमें बहुत डीपेस्ट आपको फोसा चाहिए। डीपेस्ट मीन्स दैट विल बी एक्चुअली सो डीप कि आप उसको तो इवन 2 स्टोरीज में 2 तबकों में आप उसको डिवाइड ही कर दोगे एक तरह से, जैसे लगे आपको कि सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम नीचे है, या एटलीस्ट हाइंड ब्रेन तो नीचे है बिलो द लेवल, और अबव जो लेवल स्ट्रेट है यहां पर वहां पर आपका सेरिब्रम है। लेकिन ऊपर सेरिब्रम यानी 4 ब्रेन इंक्लूडिंग योर डायनसेफ्लॉन और नीचे हाइंड ब्रेन, ऐसे तो हो नहीं सकता। इसका मकसद है कि इन दोनों को जोड़ने वाला होगा मिड ब्रेन। तो वो जो हम यहां पे एक टेंट बनाएंगे या एक स्टेज बनाएंगे इस तरीके से, जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को 2 तबकों में डिवाइड कर देगी, उसके अंदर एक नॉच क्रिएट करेंगे जिससे मिड ब्रेन जा रहा होगा। मिड ब्रेन का आधा हिस्सा ऊपर होगा तो आधा हिस्सा नीचे होगा। नीचे वो पोन्स के साथ कंटिन्यूस, तो ऊपर चलो रफली डायनसेफ्लॉन के साथ कंटिन्यूस, ताकि ब्रेन एक कंटिन्यूटी में रहे। और फिर जैसे मेडुला ऑब्लांगेटा के एंड आ जाएगा तो फिर फोरामेन मैग्नम है, और उसके बाद तो फिर क्रेनियल कैविटी की कंटिन्यूएशन का नाम है फिर वर्टिब्रल कैनाल, और वहां पर स्पाइनल कार्ड मौजूद है। तो ये एक कंटिन्यूटी के साथ यहां पे मौजूद। तो अब यहां पर जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्रेनियल कैविटी का स्ट्रक्चर है। और क्रेनियल कैविटी के इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे बोन्स जो है ना वो अकोमोडेट कर रहे हैं, बहुत सारे बोन्स इसको बना रहे हैं। अब आप इसको देखें यहाँ पर इस डायग्राम में, तो फिर मैं आपको इसके साथ दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखें ये स्ट्रक्चर जो इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हो, अंडरस्टैंड, तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस, ये सेम है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और हर कलर का अलग अलग बोन को अलग अलग कलर यहाँ दिए गए हैं, अंडरस्टैंड। ये जो आप यहाँ पे बोन देख रहे हो ये गोल्डन कलर का, ये जो ये येलोइश ये फ्रंटल बोन है, ये वही बोन है जो फोरहेड भी बना रहा था। ये फोरहेड का इनर एस्पेक्ट है। और यहां कोई सुचर होता तो ये मेटोपिक सुचर होता, जो यहां नहीं है। और उसके बाद जैसे आप यहां पे पीछे आओगे तो ये जो पूरी की पूरी प्लेट आप देख रहे हो, ये वो थी जो अंदर की तरफ आई थी और ऑर्बिट का उसने रूफ बनाया था। तो इत्तेफाक से साइमल्टेनियसली ये फ्लोर ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा ऑन 2 साइड्स ऑलमोस्ट 40% ईच ये बना गया है यहां। क्योंकि सेंटर में नोज है तो नेजल कैविटी का रूफ ये नहीं बना सका, क्योंकि इसको सिर्फ ऑर्बिट के साथ बनाना था यहां पर ये, तो वो बीच का हिस्सा उसने छोड़ दिया खाली। और इस खाली हिस्से को फिर यहां पर भरने के लिए एक और बोन आएगा, वो होगा इथमाइड बोन। तो इसका मकसद ये हो गया कि इथमाइड बोन जो है यहां पर बना देगा ये सेंट्रल पोर्शन। तो ये सेंट्रल पोर्शन में इथमाइड बोन यहां पर मौजूद होगा, और सेंट्रल पोर्शन में इथमाइड बोन, ठीक है। तो सेंट्रल बोन के अंदर ये इथमाइड बोन है। तो इथमाइड के ये 2 पोर्शंस आप यहां पे देख रहे हो। इथमाइड बेसिकली एक पेयर्ड बोन है, और ये पेयर्ड बोन यहां बनाने वाला है क्या, सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा।
और ये ऑर्बिटल प्लेट्स ऑफ द फ्रंटल बोन है, तो ऑर्बिटल प्लेट्स ऑफ फ्रंटल बोन आप यहां पे देख सकते हो ये, तो दीज आर कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेट्स ऑफ द फ्रंटल बोन। तो अगर आप एंटीक्रेनियल फोसा के फ्लोर को आप ट्रेस करें तो ये साइड से आपको मिलेंगी क्या, ये ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन, और ये बीच का जो सेंटर है यहां पे मिलेगा पेयर ऑफ दिस पेयर ऑफ द एथमॉइड बोन, जो बनाएंगे दरअसल रूफ ऑफ द नेजल कैविटी ऑन आइदर साइड। और वो रूफ ऑफ नेजल कैविटी जो यहां पे बनेगा, तो इसके साथ आप ये देख रहे हो, और ये क्योंकि लेफ्ट और राइट से आ रहे हैं एक्चुअली हमारे फ्रंटल बोन, भले वो एक ही क्यों ना हो, तो बीच में आप यहां पे देखोगे कि एक क्रेस्ट डेवलप हो जाएगी यहां पर, इसको यहां पे हम कहते हैं क्रेस्ट ऑफ फ्रंटल बोन, या उसका नाम फ्रंटल क्रेस्ट चलो डाल दो तो ठीक है। तो दिस कॉल्ड द क्रेस्ट ऑफ फ्रंटल बोन। तो क्रेस्ट ऑफ फ्रंटल बोन आप यहां देख सकते हो, दिस विल बी दी क्रेस्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, ये क्रेस्ट ऑफ फ्रंटल बोन यहां पर आप, और ये जो जहां जगहें देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल, और इसके साथ ये जो बीच में ये जगह आप पा रहे हैं, ये होगा हमारा एथमॉइड बोन। ये एथमॉइड एक तरफ से भी, तो एथमॉइड दूसरी तरफ से भी, ये बना रहे हैं रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। और ये जो रूफ ऑफ नेजल कैविटी यहां पे बना है, तो आप देखेंगे कि रूफ ऑफ नेजल कैविटी देखें, अगर आप रूफ ऑफ नेजल कैविटी अगर आप देखेंगे ना, तो अगर ये एथमॉइड बोन है फॉर एग्जांपल, जैसे लाइक दिस, तो एथमॉइड बोन इतना वाइड नहीं है, ये एथमॉइड बोन आपस में और कंप्रेस होके ऑलमोस्ट आधा एथमॉइड बोन यूं समझ लो कि उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है। और अगर सेक्रीफाइस कर दिया है तो इसकी शक्ल बनेगी जाके ये, अंडरस्टैंड। अगर आप उसको इस तरीके से देखें कि ये दो एथमॉइड बोन है, ये नेजल कैविटी का रूफ बना रहे, और इसको अगर इस तरीके से कंप्रेस करोगे ऐसे, ये जैसे वर्टिब्री की दो लेमिना होते हैं ना जो कंप्रेस करके स्पाइन बना देते हैं, तो ये इस तरीके से ये आधा यूं समझ लो आधा सेक्रीफाइस हो गया, बाकी वो जो बाकी आधा है वो वहीं रहा है, वो आधा सेक्रीफाइस होकर ये क्रेस्ट की तरह उठ के खड़ा हो गया। इसको हम कहते हैं क्रेस्टा गैली, ये क्रेस्ट है, ये भी ये क्रेस्टा गैली कहलाती है, क्योंकि इसको यहां पे एपोन्यूरोसिस एक तरह से यूं समझ लो कि ड्यूरामीटर इसको पकड़ता है, तो इसको हम कहते हैं क्रेस्टा गैली। तो ये क्रेस्टा गैली है, और बाकी जो एथमॉइड बोन है वो डिप्रेस्ड ही है, वो बना रहा है, सही मानों में देखा जाए तो वो बना रहा है हमारा रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। और ये जो है यहां पर जो दो प्लेटों के बीच में उठ के खड़ा हो गया है ऐसे क्रेस्ट की तरह, उसको क्रेस्टा गैली कहते हैं। उसी क्रेस्टा गैली के लाइन में ही आप जहां पे नीचे जाके देखोगे ना तो नेजल सेप्टम बन जाएगा। इससे आपको जाहिर होगा कि हर एक प्लेट वो जो आप यहां पे देख रहे हो, जो प्लेट वो जाहिर है उस प्लेट में सुराख होते हैं, इसको हम कहते हैं इसीलिए क्रीबरिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। वो सही मानों में रूफ बना रहा है क्रीबरिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, और उसमें यहां पे 10-15 सुराख होंगे, और इन 10-15 सुराखों से यहां पे बंडल्स ऑफ द एक्सॉन्स यहां पे इमर्ज हो रहे होंगे, और सारे बंडल्स को तुम कैच करके नाम डाल दोगे ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ऑल्फैक्टरी नर्व एक नहीं होती है, एक्चुअली ये बंडल्स होते हैं, और ये सारे के सारे बंडल्स इसी तरीके से, वरना एक फोरामेन होता तो ये 12-13 फोरामेना इसी तरीके से यहां पर आप देखोगे। तो इस तरीके से यहां पर इन फोरामेना को हम कहते हैं क्रीबरिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। ये आपको क्रीबरिफॉर्म प्लेट आपको इस तरीके से मिल रही है। तो ये देखें इतने फोरामेना यहां पर आपको मिल रहे हैं, और यहां से फिर क्रीबरिफॉर्म प्लेट से आपकी पहली क्रेनियल नर्व इमर्ज होगी, और ये जाके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में जाके रिले हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहां हुए, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जाहिर है इसके नीचे होंगे, किसमें, ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा में। वो म्यूकोजा के अंदर सेल बॉडीज होती हैं, म्यूकोजा के अंदर सेल बॉडीज होंगी, और वो सेल बॉडीज फिर क्योंकि ये प्योरली सेंसरी नर्व है, और एक तरह से कहा तो जाता है इसको स्पेशल विसरल एफरेंट, लेकिन एक काइंड ऑफ जनरल स्पेशल सोमेटिक एफरेंट, क्योंकि इसके अंदर आपको जो न्यूरॉन्स मिलेंगे ना वो बाइपोलर मिलेंगे, और बाइपोलर न्यूरॉन होते ही स्पेशल सोमेटिक एफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेंसरी मॉड्यूलिटीज में जितने भी हैं वो स्पेशल सेंसेस हैं। 5 स्पेशल सेंस में से 4 में बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल्फैक्टरी। विजन में भी आपने देखे थे ऑप्टिक नर्व तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से बनती है, लेकिन जो आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो बाइपोलर है, क्योंकि रेटिना में आपने देखा होगा बाइपोलर लेयर। फिर जो आपके कॉक्लियर और वेस्टिबुलर थे ये भी क्या थे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, बाइपोलर। तो ये चारों बाइपोलर हैं, वो जो 5वां सेंस है टेस्ट उसके बाइपोलर नहीं है। यानी एक तरह से जिन स्पेशल सेंसेस की अपनी स्पेसिफिक नर्व्स होती हैं उनके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बाइपोलर होते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स का और कोई एग्जांपल ही नहीं है पूरे बॉडी में, सवाए इन 4 के। अगर कहीं है तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि बाइपोलर न्यूरॉन इन 4 के अलावा कहीं हो। और ये आपको बाइपोलर न्यूरॉन, बाकी हर जगह पर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सूडो यूनिपोलर होते हैं, इंक्लूडिंग वन सेंस टेस्ट वाला वो भी।
तो सही मानों में देखा जाए तो ये बाइपोलर न्यूरॉन्स यहाँ पे नीचे बैठे मिलेंगे आपको, और उसके बाद यहाँ से जो आएंगे फाइबर्स ये होते 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 ये इसके ऊपर ही, क्योंकि ब्रेन बैठा हुआ है इसके ऊपर फ्रंटल लोब, और फ्रंटल लोब के नीचे होता है आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब, और बल्ब में मौजूद होते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, तो सारे इसी के अंदर आके रिले हो जाते हैं, और वहां से जो निकलता है वो होता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, जो आपको पता है कि अंडर दी फ्रंटल लोब वो सल्कस बनाता है, इसको ऑल्फैक्टरी सल्कस कहते हैं, और उसके बाद वो ब्रेन की तरफ चला जाएगा। तो ये सबसे पहले, तो जब भी आपको बताया मैंने कि जब भी आप क्रेनियल कैविटी करें, जब भी किसी फोरामेन की बात हो, तो आप 3 सवाल तो कम से कम करें, चाहे उससे कोई पास हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन एक चीज यहां तय होनी चाहिए कि फोरामेन का नाम है कहां पर और किन 2 कंपार्टमेंट्स को जोड़ रहा है। बाकी पास क्या होता है ये चल के आगे देखेंगे, क्योंकि हमें ऑल्फैक्टरी नर्व ये नहीं है कि यहां पे करके हमें ऑल्फैक्टरी नर्व को फिर लेके चले जाएंगे, नहीं, जब आएगी नेजल कैविटी तो फिर ऑल्फैक्टरी नर्व की बारी आएगी, लेकिन इससे पहले ये हो जाना चाहिए। तो नंबर 1 क्या हुआ, क्रीबरिफॉर्म प्लेट ऑफ, नंबर 1 ये फोरामिना, तो क्रीबरिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन, उसके अंदर क्रीबरिफॉर्म मीन्स फोरामिना, वो फोरामिना किस में है, क्रीबरिफॉर्म प्लेट में, किसको किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, नेजल कैविटी को एंटीक्रेनियल फोसा के साथ। क्या पास हो रहा है वो हमें वैसे ही समझ में आ गया कि क्या है। अंडरस्टैंड, ये हमारा फ्लोर बन गया। अब फ्लोर में देखिए ये क्रेस्टा गैली है, आगे बोन दूसरा हो गया तो उसकी भी तो क्रेस्ट है ना, तो वो जो क्रेस्ट है और ये जो क्रेस्ट है, इन दोनों क्रेस्ट के बीच में छोटा सा फोरामेन है, यकीनन वो भी जाता होगा रूफ ऑफ द नेजल कैविटी में। इस फोरामेन का नाम है फोरामेन सीकम। अब वो फोरामेन सीकम यहां पर अगर आप कोई चीज पिन पास करें तो ये उम्मन क्लोज्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर कोलैप्स वेन्स होती हैं जो खुल सकती हैं, लेकिन ये है कि खुलती नहीं है नॉर्मल हालात में। तो ये एक फोरामेन है, वो यहां से इमेजरी वेन पास्ड है, वो इमेजरी वेन वैसे कोलैप्स होती हैं, ऐसा सारी नहीं खुली हुई होती, जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में ये खुल जाती, जैसे होते हैं ना हम 2 रास्तों को जोड़ने वाले कुछ ऐसे कच्चे रास्ते होते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है तो लोग वहां से भी आना शुरू करते थे, तो ये उस वक्त खुल जाते हैं, वरना ये बंद पड़े होते हैं, कोई यूज ही नहीं करता। तो यहां पे भी ऐसा कोई यूज कर नहीं रहा है इसको, लेकिन ये हमारे नेजल कैविटी के सुपरफिशियल वेन्स को यहां पर, क्योंकि ये आप देखें पूरा का पूरा जितना भी आपको यहां नजर आ रहा है, ये ऐसे तो नहीं होगा बोन आप फील कर रहे होंगे, इसके ऊपर ड्यूरामीटर चढ़ा हुआ है, और अगर ये ड्यूरामीटर को यहां से मैं थोड़ा सा ऐसे हाथ पकड़ के इसको ऐसे खड़ा कर दूं यहां पर, तो नीचे साइनस क्रिएट हो जाएगा उस जगह से जहां से ये रिफ्लेक्ट हुआ है, बाकी हर जगह से नहीं, जिस जगह से ये रिफ्लेक्ट हुआ यहां से ऐसे, अब यहां से ऐसे पकड़ के ऐसे खड़े हो, तो जिस जगह पे चिपका हुआ है वहां तो नहीं होगा, जिस जगह से उठा है इसके नीचे साइनस क्रिएट हो जाएगा। ऐसे साइनसेस बहुत हैं यहां पर, उनमें से ये बड़ा साइनस है बहुत यहां से ही, और जब यहां से इसको उठा के खड़ा करेंगे ऐसे, तो किसको पकड़ा होगा इसने, क्रेस्टा गैली को, और उसके बाद फ्रंटल क्रेस्ट को, और इस दौरान उसी के फ्लोर में फोरामेन सीकम भी तो आ गया होगा ना। तो इसका मकसद ये है कि साइनस के अंदर जो ब्लड पड़ा हुआ होगा वो फोरामेन सीकम में से ड्रेन हो सकता है, होगा तो नहीं लेकिन हो सकता है, क्योंकि फोरामेन सीकम में एक वेन पड़ी हुई है, तो वो ब्लड वेन में जा सकता है, अगर वेन खुल जाए तो, अगर वेन खुल जाए तो उस वेन में जा सकता है, अगर वेन में चला गया तो नेजल कैविटी के सुपरफिशियल वेन्स में आ सकता है, और अगर खुदा न खास्ता प्रेशर हो ऊपर और ये ब्लड इसमें चला जाए तो जो डेलिकेट वेन्स है उनको रप्चर कर सकता है, और रप्चर कर जाए तो नोज ब्लीड शुरू हो सकती है। और नोज ब्लीड ये कोई जरूरी नहीं है कि ये लोकल वेजोडायलेटेशन और इसकी वजह से हुई है, हो सकता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से हो गई हो। तो ये उम्मूमन जो साइनस के अंदर जो प्रेशर बढ़ जाता है तो कभी कभी ये वेन खुल जाती है और इसकी वजह से रश करता है ब्लड इन द सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द नोज एंड दे विल रप्चर एंड यू विल हैव एक्चुअली द नोज ब्लीड, जिसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। नोज ब्लीड का दूसरा नाम एपिस्टेक्सिस, वजह कोई भी हो, ये वजह ये भी हो सकती है। और कभी कभी ये देखिए क्रीबरिफॉर्म प्लेट पहले से ही इतनी थिन, ऊपर से 12-15 इसके अंदर सुराख, तो क्या इसका हशर होगा, आप अंदाजा लगाएं एंटीक्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर्स के अंदर अगर ये रप्चर हो गई यहां पर, तो ये ड्यूरा है, ड्यूरा के ऊपर आरिकनाइड है, आरिकनाइड के ऊपर सब आरिकनाइड स्पेस है, अगर ये ड्यूरा रप्चर हो जाता है और आरिकनाइड भी, तो सब आरिकनाइड स्पेस खुल जाएगी, तो नेजल कैविटी के साथ उसका कम्युनिकेशन, और अगर कम्युनिकेशन तो भाई यहां से ड्रिबल करता हुआ फिर सीएसएफ, तो वो क्लियर फ्लूइड यहां से निकल रहा होगा, इसको हम सीएसएफ राइनोरिया कहते हैं। तो इसके फ्रैक्चर से सीएसएफ राइनोरिया हो जाए, तो उस सीएसएफ राइनोरिया में ये आम नजला ना समझे इसको, उसकी सीक्रेशन को यहां पर कलेक्ट करके उसको एनालाइज के लिए भेजेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मामला दूसरा है। तो इसको लेकिन ज़ाहिर है हिस्ट्री भी तो होगी ना, ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी। तो दिस इज एक्चुअली सो डेलिकेट, आप देखिए इसकी डेलिकेसी देखें कितना डेलिकेट है। तो ये एरिया आप यहां पे, तो फोरामेन सीकम, नाम फोरामेन सीकम है कहां पर, इन दी फ्लोर ऑफ एंटीक्रेनियल फोसा बिटवीन क्रेस्टा गैली एंड फ्रंटल क्रेस्ट एंड कम्युनिकेट दी नेजल कैविटी विद द एंटीक्रेनियल फोसा। और इसके साथ क्या पास हो रहा है, इमेजरी वेन पास हो रही है, जो सारी बहुत सारी इमेजरी वेन एक नहीं है, बहुत सारी होती है,
जो आपके इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस को जोड़ती हैं बाहर सुपरफिशियल वेन्स के, ताकि अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो ये बिल्कुल प्रेशर कुकर की सीटी की तरह ये यहां से वेन्स जो हैं वो, क्योंकि ज्यादातर प्रेशर अंदर होता है, ज्यादा अंदर ही होता है बाहर के मुकाबले में, इसलिए ये वेन्स जो होती हैं उनको अल्लाह ताला ने वो वेल्वलेस बनाया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि ये ब्लड हमेशा अंदर से ही बाहर आएगा। लेकिन अगर कहीं बाहर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो फिर बाहर वाला ब्लड अंदर आ सकता है। फिर जो ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी नहीं आएगा इसलिए इस चौखाट में दरवाजा लगाने की क्या जरूरत है, ये हम मैं ही यूज करूंगा, मैं ही जाऊंगा बाहर, बस सिर्फ कोई और आएगा, लेकिन कुछ और बाहर से भी आ सकता है आप दरवाजे का फायदा लेते हुए। तो यहां से क्या होगा, यहां से अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो इन्फेक्टेड ब्लड अंदर जा सकता है, और अंदर चला गया तो फिर वीनस साइनसेस में, और वीनस साइनसेस की वाल तो बना रहा है कौन, मेनिंजीज, तो फिर हो जाएगी मेनिंजाइटिस, फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इमेजरी वेन्स होती हैं, वेल्वलेस वेन्स होती हैं, ये आपके इंट्राक्रेनियल साइनसेस को बाहर सुपरफिशियल वेन्स के साथ एक मल्टीपल प्लेसेस जोड़ती हैं, 2-4 तो बिल्कुल ऐसे जैसे हर आदमी में होती हैं, पैराइटल वाले खास तौर पे ये सभी में होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कोलैप्स होती हैं, वो यूज नहीं होती ज्यादा आदमी, लेकिन ज्यादा अगर बहुत ज्यादा अगर क्रेनियल इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए तो ये खुल भी सकती हैं। तो ये इंट्राक्रेनियल फोसा में जब आप यहाँ आते जाएंगे तो ये ना समझना कि ये इंट्राक्रेनियल ये जो क्रीब्रिफॉर्म प्लेट है आपकी इथमाइड बोन की, ये बीच का हिस्सा तो बना ही रही है, साथ में ये ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन ये भी, और इसकी साथ साथ ये फ्रंटल बोन तो पूरा का पूरा रूफ भी बना रहा था ना, आगे आपने देखा था ये लगभग लेवल थी कोरोनल साइनस की, तो उसके साथ रूफ भी उसने बनाया, लेटरल वॉल भी उसने बनाई। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आप पीछे आओगे फ्लोर में तो आपको देखेंगे एकदम से बोन चेंज हो गया। अभी भी आप मौजूद हैं कहां, एंटीक्रेनियल फोसा में, लेकिन देखिए बोन चेंज हो गया क्योंकि सुचर आ गया यहां पर, दूसरे सुचर, समझ गए। तो ये सुचर है, और ये अगर सुचर है यहां पर तो ये बोन बिल्कुल चेंज हो गया यहां पर। अगर ये बोन चेंज हो गया यहां पर तो ये सुचर, अब यहां से ये बोन जो स्टार्ट देख रहे हैं ये पर्पल कलर का, ये पूरा का पूरा सिंगल बोन है, इसको हम कहते हैं यहां पर स्फेनॉइड बोन। तो ये सिंगल बोन यहां पर आप देख रहे हो। अब इस सिंगल बोन के साथ आप देखें कि ये पोर्शन भी है जो ज़ाहिर इंट्राक्रेनियल फोसा में आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा ये जितना भी आप देख रहे हो ये इंट्राक्रेनियल फोसा में स्फेनॉइड बोन यकीनन अंदर की तरफ इस तरीके आ जाएगा। इसको यूजुअली ये जो आप यहां पे देखिए इसको लिम्बस भी कहते हैं। लेकिन आप जैसे आप पीछे आओगे तो आप मिडिल क्रेनियल फोसा में आ रहे हो, लेकिन मिडिल क्रेनियल फोसा शुरू कहां से होगा वो शुरू तो बाद में देखते हैं। लेकिन देखें आप इस स्फेनॉइड बोन के कुछ पार्ट्स पढ़ें, ये जो बीच में सेंट्रल पोर्शन है ये इसकी बॉडी है, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड बोन, ये बॉडी ऑफ स्फेनॉइड बोन है। लेकिन जैसे आप साइडों से आते हो ये इसकी विंग्स है, उस विंग में ये जो शार्प नजर आ रही है ना आपको, ये इसकी लेसर विंग है जो आके रुकेगी इस पे, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ऐसा ही दूसरी तरफ से एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। लेकिन मामला सिर्फ एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस तक नहीं है, आप और भी यहां पर आएंगे, यहां पर ये इस तरीके से ये लिम्बस के एरिया में, समझ गए। और उसके बाद यहां ये बॉडी शुरू हो जाएगी। अब जैसे बॉडी शुरू हो जाएगी तो आप यहां पे देखो कि जैसे ये एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस यहां पर हम देखा, और साथ में ये लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड, ये एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस और लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड ऐसे देखा। उसके बाद दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपकी लिम्बस ये क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो अभी लाइन हमने क्रिएट की है ना, ये लाइन आपको बताती है कि आप एंटीरियर क्रेनियल फोसा को खत्म करके अब मिडिल में आ गए हो। ये लाइन जो है ये एक्चुअली ऑफिशियल लाइन है एक तरह से कि एनाटॉमिकली एंटीरियर क्रेनियल फोसा और मिडिल क्रेनियल फोसा जुदा हो गए। ये जो आप यहां पे इस तरीके से, अब आप मिडिल क्रेनियल फोसा में इंटर हो चुके हैं। लेकिन मिडिल क्रेनियल फोसा में जब इंटर हो चुके हैं तो ये एंटीरियर क्लिनॉइड जो प्रोसेस है इसको एंटीरियर लेटरली इस जगह पर, एंटीरियर मीडियली इस जगह पर आपको एक और फोरामेन नजर आएगा। ये फोरामेन नहीं है, ये केनाल है। एक्चुअली फोरामेन और केनाल में थोड़ा सा फर्क होता है। केनाल जो होते हैं ना वो बोन में ज्यादा देर तक ट्रेवल करते हैं, जैसे ऑब्लिक वगैरह होते हैं ना तो बोन में ट्रेवल ज्यादा करते हैं। फोरामेना जो होते हैं वो फौरी तौर पर बोन को पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो आप अगर इसके अंदर आप देखोगे तो ये केनाल जरा बोन में थोड़ा ट्रेवल करता है, इसलिए इसका नाम केनाल है। और ये केनाल क्योंकि अब इस केनाल को जब आप देखोगे तो ये है स्फेनॉइड बोन में एंटीरियर मीडियल टू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। तो ये एंटीरियरली आपको ये केनाल मिलेगा, किसमें, स्फेनॉइड बोन में। और क्योंकि इस लाइन से पीछे है तो मोस्टली ये मिडिल क्रेनियल फोसा में ही एक्सेप्ट किया जाता है। अब मिडिल में हो या इंटीरियर में हो इसकी एकेडमिक इंपॉर्टेंस है, कोई इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। असल चीज ये है कि ये है और इसके अंदर के स्ट्रक्चर क्या है और यहां अगर कोई फ्रैक्चर हो गया तो क्या क्या इन्वॉल्व होगा। अब ये इंटीरियर में है कि मिडिल में है, ये एकेडमिक है। अब इसके साथ आप देखो ये, इसको हम कहते हैं आप ऑप्टिक केनाल, उसी वजह से मशहूर है क्योंकि सेकंड क्रेनियल इससे पास होती है। तो इसका नाम, इसकी लोकेशन और किन दो चीजों को आप इसे वायर पास करोगे तो यू विल कम इनटू द ऑर्बिट। जाहिर है आई बॉल उधर ही है, ये ऑर्बिट में इंटर हो जाएगा। तो इसका मकसद है कि ऑर्बिट को
आपके मिडिल क्रेनियल फोसा या क्रेनियल कैविटी के साथ ये कम्युनिकेट करता है। और यहां से सिर्फ ये नहीं, आपकी मेजर आर्टरी भी जाएगी, इसका ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, क्योंकि ऑर्बिट में जाने के बाद हर बोन को, जो भी बोन होगा आसपास का, और उसके साथ साथ पूरे आई बाल को, उसके मसल्स को, हर चीज को सप्लाई करेगी आपकी ये ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। तो यही से जाती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। तो ऑप्टिक कैनाल इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पस। अब देखिए ये एंटीक्रिनल प्रोसेस भी मैंने बताया, ये सारी चीजें। और उसके बाद जब आप स्लोप इस जगह से उतर के यहां आएंगे तो आप पे आ जाएंगे ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड में। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी चीज करें कि जैसे आपकी यहां से नर्व आती है ना, ऑप्टिक नर्व, तो उसके नेजल फाइबर्स यहीं पे क्रॉस हो जाते हैं, तो क्याज्मा बन जाती है। इसलिए क्याज्मा को अकोमोडेट करने के लिए यहां एक सल्कस होती है, इसको कहते हैं सल्कस क्याज्मेटस। तो वो भी कहां है? वो भी आपके इस बॉडी में सबसे आगे है, बिल्कुल एग्जैक्टली उस लिम्बस के एग्जैक्टली पीछे, यानी उसके दो तरफ ही ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक कैनाल्स होते हैं, और यहां से ऑप्टिक नर्व पास हो रही है। तो ये सल्कस क्याज्मेटस है। तो सल्कस क्याज्मेटस को आप यहां पे देख सकते हो। तो सल्कस क्याज्मेटस और ये लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड यहां पे देखें, देख रहे हैं, दिस इज लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड। और ये लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड यहां पर ये, और ये है एंटीक्रिनल प्रोसेस। और उसके साथ साथ देखिए इसके एंटीरोलेटरली आपको ये ऑप्टिक कैनाल मिला, और ये इसी जगह पर ये आपकी ये लिम्बस थी ये, और ये है सल्कस क्याज्मेटस। ये सल्कस क्याज्मेटस है, क्योंकि एकदम से ऑप्टिक नर्व निकली और उसके नेजल फाइबर्स क्रॉस हो गए, वो अपोजिट साइड पे आ गए, और वहां पर सेम साइड के टेम्पोरल फाइबर्स के साथ ज्वाइन करके ये ऑप्टिक ट्रैक्ट बन के पीछे की तरफ गए और जाके डायंसेफ्रॉन में एंटर हो गए। तो ये आपका इस तरीके से यहां पर ये आपको मिलेगा। अब इसके बाद आप देखें, आप बॉडी में और ट्रेवल करें, बॉडी में और ट्रेवल करें, इससे सल्कस क्याज्मेटस के बाद एकदम से आपको ये जो बॉडी का हिस्सा मिला ना, इसको अगर मैं इस तरीके से अगर सेक्शन काटूं ना, अगर सजाइटल आपको इस तरीके से दिखाएं तो ये ऐसे आएगा, लाइक दिस। तो देखें इसका ये आगे वाला ये हिस्सा, बीच में ये डिप्रेशन, और पीछे ये हिस्सा बिल्कुल ऐसे जैसे एक चेयर पे आप बैठे हुए हैं, पीछे सीट है आपकी जिसमें आप बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल अंदर डिप्रेशन है, अंडरस्टैंड। और आगे की तरफ यूं समझ लो कि ये एक सपोर्ट है। अब कैसे है ये देखें, तीनों चीजें, ये तीन चीजें बॉडी में आएंगी। आप यहां पे देख लें, ये देख लें, ये यहां पर अंदर है। जब आगे यहां है, अगर कोई यहां बैठा हुआ है, इसको ये बिल्कुल सेडल है, सेडल को सेला कहते हैं, सेला। ये बिल्कुल ऐसा सेडल है जो काफी डिप्रेस्ड है, यानी यूं समझ लो कि अंदर बहुत आराम से अंदर बैठा जा सकता है। और जब आप बैठेंगे आगे तो आपका यूं समझ लो कि पेट या चेस्ट की तरफ, ये आगे की तरफ ये ट्यूबरकिल भी होगा, यानी समझ लो कि आगे की तरफ आप सपोर्टेड भी होंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आप इस सेडल में बैठे हुए हैं तो पीछे इवन आपको सीट भी होगी, तो ये सीट भी है, ये तो अभी टूटी हुई है, लेकिन आप यहां पे देखें कि ये पीछे सपोर्ट भी है आपको, ये पीछे सपोर्ट है, बीच में वो फोसा है और आगे ट्यूबरकिल है। इस किस्म के ये सेला जो है, ये सेला है सेडल, और सेडल के तीन हिस्से हो गए, आगे ट्यूबरकिल, पीछे डार्सम, और अंदर जो है वो फोसा। जो अंदर फोसा है उस फोसा को कहते हैं पिट्यूटरी फोसा, हाइपोफिजियल फोसा। जो आगे ट्यूबरकिल है उसको कहते हैं ट्यूबरकिल ऑफ द सेला, पीछे जो डार्सम है उसको हम कहते हैं डार्सम ऑफ द सेला। क्योंकि इन तीनों चीजों को मिला के, आगे ट्यूबरकिल, पीछे डार्सम और बीच में फोसा, तीनों चीजों को मिला के कहते हैं सेला, और इसका नाम होता है टर्क्स सेला, सेला टर्सिका। ये टर्क्स जो पता है, वो टर्क्स मंगोल टर्क्स जो है, वो मंगोल बेसिकली टर्क्स थे, वो टर्किश लैंग्वेज बोलते थे, तो इसका टर्क्स। तो वो टर्क्स जो थे, क्योंकि वो राइडिंग करते थे, वो राइडिंग समझ लो 12-12 घंटे घोड़े पे सवार, क्योंकि वो जाहिर है वो टर्की और इधर कोकाफ से इंडिया, और ये सदी के लोगों ने फतवात की हैं इतनी जबरदस्त, तो ये यूज करते थे इस किस्म के कंफर्टेबल किस्म के सेला। ये उनको हिस्ट्री में पता चल गया कि इस किस्म के सेला ये म्यूजियम में पड़े हुए हैं, उनको कहते हैं सेला, दे आर यूज फॉर द टैक्स। उनकी डिजाइन ऐसे थी, अंदर डेप्थ में, और पीछे इस तरीके से सीट सपोर्ट, और आगे जो है वो चेस्ट को सपोर्ट करने के लिए ट्यूबर। तो एग्जैक्टली इसी किस्म के इस डिजाइन की वजह से इनका नाम पड़ गया द टर्क्स सेला, द सेला ऑफ द टर्क्स, जो क्या कहते हैं इसको सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका के तीन हिस्से हो गए, एक हुआ ये ट्यूबरकुलम सेली, पीछे हुआ ये डार्सम सेली, और बीच में हो गया पिट्यूटरी फोसा। इसलिए यहां से जैसे ऊपर सेरिब्रम होगा और वहां से लटक रहा होगा छोटा सा मास्टर ग्लैंड, जिसे कहा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अंदर पनाह ले लेगा ताकि वो अपने उस सेरिब्रम के वेट से वो दब न जाए कहीं।
तो नेचर ने उसको बिल्कुल सपोर्ट दे दिए, और पूरा अगर सेरिब्रम दबाएगा भी वो बच जाएगा नीचे, क्योंकि उसने अंदर बोनी कैस में अंदर पना ले लिए। तो इस जगह पर आपको ये नजर आ गया। अब यहां पे देखिए इन तीनों चीजों को मिला के हम कहते हैं सेला टर्सिका। अब देखिए ये हुआ क्या, ट्यूबरकिल, और ये सीट जो बैक है उसकी सपोर्ट, ये डार्सम, और बीच में फोसा, इसको कहते हैं हाइपोफिजियल फोसा या पिट्यूटरी फोसा। इन तीनों चीजों को मिला के कहते हैं हम। तो जब आप सेला टर्सिका में ये सारी चीज देखोगे, जब यहां देखोगे इसका डार्सम सेली, तो डार्सम सेली सीट की तरह है ना, तो उसके सुपीरियर लेटरल एंगल्स पर जो प्रोजेक्शंस होंगी उनका नाम होता है पोस्टीरियर क्लिनार्ड प्रोसेस। देखें यहां, ये क्या है, ये जो सीट जैसे होती है ना, सीट की ये दो जो जगह हैं, ये इनको कहते हैं पोस्टीरियर क्लिनार्ड प्रोसेस। तो दीज आर कॉल्ड पोस्टीरियर क्लिनार्ड प्रोसेसेस। तो ये पोस्टीरियर क्लिनार्ड प्रोसेस है। नेचर ने देखो कैसे रखा है इसको। अगर यहां से ड्यूरा को ऊपर लेके आऊंगा ना मैं, तो ये पोस्टीरियर क्लिनार्ड प्रोसेस से लेके एंटीरियर क्लिनार्ड प्रोसेस तक ड्यूरा ऐसे स्ट्रेच करेगा, तो एक पार्टीशन दे देगा, रेस्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी को पिट्यूटरी फोसा से पार्टीशन मिल जाएगी। इसलिए हम उसको कहते हैं डायफ्राम, सेला का डायफ्राम, तो नाम पड़ जाता है उसका डायफ्रामा सेली। तो ये डायफ्रामा सेली उसका नाम होता है। तो ये सेला बार बार लफ्ज आएगा, तो सेला को समझ लो कि तीन स्ट्रक्चर्स को मिला के हम सेला कहते हैं, और उसका मेन जो पोर्शन है वो उसका पिट्यूटरी फोसा है। ये सारी डिजाइन उसको बचाने के लिए। लेकिन जब आप इस जगह पे पहुंचोगे, बॉडी को देखेंगे अब, तो बॉडी के बाद आप देखें कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ यहां ही नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ जब आप ऊपर के साथ इस तरीके से आप देखें तो ये जो बॉडी यहां पड़ी हुई है, तो बॉडी के साइड के साथ ऐसे जब चले जाओगे तो यू विल गो इनटू द फ्लोर ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा, जो मोस्टली बना रहा है कौन, ग्रेटर वेंगा स्फेनोइड। तो ग्रेटर वेंगा स्फेनोइड बना रहा है। लेकिन जब आप यहां जाएंगे ना, ये इस तरह, अगर मैं इसको इस तरीके से काट के यहां दिखाऊं आपको, ये पिट्यूटरी फोसा है, उसके बाद आप ये किसके साथ कंटिन्यूस हो गए, मिडिल क्रेनियल फोसा हो गया। लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, ये जाएगा ऐसे ऐसे एक तरफ, और ये इस तरफ। माने इसका मकसद है कि ये पिट्यूटरी फोसा के बाहर ये डिप्रेशन और भी है, एक यहां पर भी डिप्रेशन है, ठीक है। तो यहां पर भी इस जगह पे आपको डिप्रेशन मिलती है, समझ गए। तो यहां अगर डिप्रेशन मिले यहां पर आपको, तो ये आप यहां पे देखें कि ये जो पूरी डिप्रेशन आप यहां पे देख रहे हो, तो ये बोन है, ये क्या है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्लो जो बना रहा है ग्रेटर वेंगा स्फेनोइड, साथ में ये भी है और ये भी, और दूसरी तरफ ये। इसके ऊपर जाहिर है आपका लगा हुआ है ड्यूरामीटर। एक ड्यूरामीटर तो ऐसा है जो बोन को कभी छोड़ता ही नहीं है। जिस वक्त मैं दिखा रहा हूं ना आपको, ये बोन के साथ ऐसे चलता है। इसको कहते हैं एंडोस्टियल लेयर ऑफ द ड्यूरामीटर। ये एंडोस्टियम को छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन एक ड्यूरामीटर ऐसा है जिसको हम कहते हैं मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। वो ड्यूरामीटर वैसे तो छोड़ेगा नहीं, इसको भी ऐसे साथ लगे रहेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो ये ऊपर उठाएगा और ऐसे जाएगा, तो ऐसे उठ सकता है। अगर ऐसे उठाया तो अब अंदाजा लगाएं, ये तो बोन है, तो ये तो बोन है, और इस तरीके से यहां पर लाइक दिस, क्योंकि जाहिर है पिट्यूटरी ग्लैंड भी तो अंदर जाना है ना इसको, इससे तो रूफ तो नहीं बनाएंगे आप ऐसे, पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे बनाएंगे, तो ये जगह तो इस तरीके से लाइक ऐसे होगी। इसका लेटरल वॉल खुला रह गया है, क्योंकि वो जब मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर उठने की कोशिश करेगा तो वो ऐसे नहीं कि यहां तक आके अचानक ऐसे उठेगा, ये आस्ते आस्ते उठ रहा है, ऐसे ही उठ रहा है, तो ये लेटरल वॉल इसकी बन नहीं रही है। इस लेटरल वॉल को बाद में जब मैं भरूंगा यहां पर, तो अंदर कैविटी क्रिएट हो जाएगी एक। ये साइनस है, इस साइनस को कहते हैं कैवर्नस साइनस। और ये कैवर्नस साइनस क्योंकि इसका ड्यूरामीटर और एंडोस्टियल ये क्योंकि इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये स्ट्रिप्स होती हैं इसके अंदर, तो ये कंपार्टमेंटल और स्पॉन्जी बन जाता है, इसलिए इसका नाम कैवर्नस है। और नेचर ने ये कैवर्नस साइनस बाकायदा जानबूझ के डिजाइन किया है ऐसे, ताकि इसका ब्लड जो है वो इससे कंपार्टमेंटल हो जाए, और कभी भी ब्लड बढ़ जाए तो हर कंपार्टमेंट पे प्रेशर पड़े, ताकि पार्शियल प्रेशर हो जाए, प्रेशर डिवाइड हो जाए और सारा वाल पे न पड़े एक जगह। क्योंकि इसकी जो लेटरल वाल है इस वक्त जिसको हमने भरा है, यहां पर तकरीबन समझ लो 4 से 5 क्रेनियल नर्व्स यहां होती हैं, और अगर
इसको सिंगल साइनस करके बनाते हैं और इसका प्रेशर बढ़ता है तो चारों पे एकदम से प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि हर वाल पे पड़ता है ना। एक सिंगल अगर बलून में थोड़ी सी हवा फूकेंगे तो एक एक पॉइंट पे पड़ती है उसकी प्रेशर, लेकिन अगर उसको आप कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दें तो वाल पे प्रेशर पड़ेगी नहीं, क्योंकि सारा प्रेशर आपका डिसिपेट हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा इनटू कंपार्टमेंट्स। तो यही यहां पर, लेकिन ये सिर्फ एक तरीका नहीं है इस प्रेशर को कम करने का, और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन ये एक मेजर तरीका है। तो क्योंकि यहां पर इसके लेटरल वाल को भरने के लिए आप एक एक करके क्रेनियल नर्व डालेंगे, यहां पर तीसरी नर्व, चौथी नर्व, फिर पांचवी, फिर उसके बाद पांचवी की 2 डिवीजन यहां से पास होंगी और छठी तो अंदर ही होती है, आधी क्रेनियल नर्व तो इससे कैवर्नस साइनस के साथ रिलेटेड होती है। तो दिस विल बी एक्चुअली द कैवर्नस साइनस। ये आपको कैवर्नस साइनस यहां पर इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो जगह है यहां से साइड से जो आपको दिखाई जा रही है, ये क्या है? ग्रूव फॉर कैवर्नस साइनस। तो ये ग्रूव है फॉर कैवर्नस साइनस। तो दिस विल बी एक्चुअली, ये पूरा का पूरा बॉडी में आप यहां पे देख रहे हो, और ये जगह जो आप यहां पे देख रहे हैं, दिस इज लाइक दिस। समझ गए? अब इसके बाद जैसे आप लेटरल साइड पे आ गए तो फिर तो आपको पता है कि फ्लोर आ गया किसका? मिडिल क्रेनियल फोसा का। जो बना रहा है ज्यादातर कौन? ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। तो ज्यादातर ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड ने बनाया है। तो ग्रेटर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड ने बनाया, लेकिन यह है कि ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड ने बनाया जब तक दूसरा बोन ना आ जाए। और दूसरा बोन होगा कौन? काफी तो ये होगा जो ये स्क्वामस वाला है, ये भी आ जाएगा, और उसके बाद थोड़ा स्क्वामस जैसे खत्म हो जाएगा तो यून पिट्रस भी आ जाएगा। और पिट्रस में तो आप ऐसे चढ़ेंगे जैसे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, जब तक उसकी सुपीरियर बॉर्डर ना आ जाए और आपको बोला ना जाए कि मिडिल क्रेनियल फोसा खत्म है, और उसके पीछे की तरफ जब जाओगे, जैसे पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी के पीछे की तरफ कोई और गांव है, तो यहां पर आप उसकी चोटी तक पहुंचो और उसके पीछे जो आप नीचे स्लोप करोगे तो एक और घर आ जाएगा, एक और गांव है वहां पर, वो फिर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। इसका मकसद है कि मिडिल और पोस्टीरियर को जुदा करने वाला कौन होगा? सुपीरियर पार्ट ऑफ पिट्रस, पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और आगे जो ये आप देखेंगे जो फ्लोर है आपका, जो बना रहा है लेसर विंग ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, उसमें बहुत सारे फोरामिना है। वो फोरामिना तो बाद में है, लेकिन ये जो आपने लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड देखी थी, उसके बाद ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, दोनों स्फेनॉइड के पोर्शंस हैं। तो ये लेसर और ग्रेटर विंग ऑफ जब स्फेनॉइड आपने देखी तो इसके बीच में जो है लेसर और ग्रेटर विंग आपस में कनेक्टेड नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपस में जुदा है ऐसे ऐसे, तो इतना बड़ा फिशर क्रिएट हो जाता है। और इस फिशर को हम जब अंदर से इंटर करवाएंगे कोई पिन, तो वो ऑर्बिट में आ जाएगी। इसको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहते हैं। और जितनी भी नर्व, ऑलमोस्ट ऑल जितनी भी कैवर्नस साइनस के अंदर या उसके लेटरल वाल में थी सवाई मैक्सिलरी के, वो इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ही अंदर इंटर होती हैं टू रीच द ऑर्बिट इन द आईबॉल। तो इसका मकसद ये हो गया कि आपको ये फिशर मिला यहां पर, जिसको हम कहते हैं, अब यहां दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस जगह पर ये विल बी लाइक द फिशर, ये फिशर होगा यहां पर। तो किसको और किसके बीच में? अब नाम हो गया इसका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। लोकेशन बिटवीन लेसर एंड द ग्रेटर विंग इन द मिडिल क्रेनियल फोसा, कम्युनिकेट द मिडिल क्रेनियल फोसा विद द ऑर्बिट। फिर ऑर्बिट में जाएगा तो उसके बाद कंटेंट्स तो बहुत हैं इसके, ये देखेंगे चल के आगे। अब उसके बाद अब आप यहां पे देखिए, जैसे आप नीचे आए तो लेसर विंग के बाद ग्रेटर विंग आ गई। अब ग्रेटर विंग में ये जैसे आपका ये इस वक्त जहां ये देखा आपने, ये आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के मोस्ट मीडियल साइड पर पोस्टीरियरली जाके थोड़ा लेटरल जाओगे तो यहां पर एक फोरामेन आएगा राउंडेड किस्म का, उसको हम रोटेटरी या फोरामेन रोटेंडम कहते हैं। आप यहां पे देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा पीछे आओगे, ये थोड़ा पीछे आके ये आपको नजर आएगा फोरामेन रोटेंडम। दिस इज फोरामेन रोटेंडम। यानी ये आप यहां अगर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को ऐसे देखोगे तो इससे पोस्टीरियरली और थोड़ा लेटरल यहां पर फोरामेन रोटेंडम, ये पोजीशन होगी फोरामेन रोटेंडम की। इसी जगह पर उसी फ्लोर में थोड़ा यहां से आके और थोड़ा लेटरल आ जाओगे तो ये फोरामेन ये आएगा, फोरामेन ओवेल। इसको वैसे कहते हैं फोरामेन ओवेली, लेकिन ओवेली कोई कहता ही नहीं है, आप भी ओवेली कहा करो। तो इसका फोरामेन ओवेल, तो ये फोरामेन ओवेल है, ये फोरामेन ओवेल। अब ये फोरामेन रोटेंडम कहां? फ्लोर ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा एंड द लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड, रोटेंडम फोरामेन। इससे जब आप कोई पिन पास करेंगे तो वो दूसरी तरफ ये टेरिगोपैलेटाइन फोसा में निकलेगी जाके इन द बेस ऑफ द स्कल। लेकिन क्योंकि थोड़ा लेटरली आ गए ना यहां पर आप, तो फोरामेन ओवेल वाली जो पिन जहां से आप वायर पास करेंगे वो थोड़ा लेटरली फिर इंफ्राटेम्पोरल फोसा में निकलेगी, क्योंकि टेरिगोपैलेटाइन फोसा खासा मीडियली होता है, इसलिए रोटेंडम विल गेट। तो आपकी मैक्सिलरी नर्व जो है वो फोरामेन रोटेंडम से दाखिल होके इसका नेक्स्ट स्टेशन क्या होगा? टेरिगोपैलेटाइन फोसा। जबकि फोरामेन ओवेल से जब मैंडिबुलर नर्व निकलेगी तो उसका स्टेशन कौन होगा? इंफ्राटेम्पोरल फोसा।
फिर उसकी मर्जी है इंफ्राटेम्पोरल फोसा से टेरिगोप्लाटाइन फोसा में चला जाए, या उसकी मर्जी है या मैक्सिलरी की कि टेरिगोप्लाटाइन फोसा से इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आ जाए, क्योंकि फिर उन दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट दरवाजा या फिशर है जो फिर आपको आगे चल के पता चलेगा। तो ये यहां पर है, लेकिन फिर आप देखें ये पोस्टीरियर लेटरल इसके, ये इसके, फिर इसके पोस्टीरियर लेटरल छोटा सा और फोरामेन है, इसको हम कहते हैं फोरामेन स्पाइनोसम। तो इसका मकसद है कि लेसर विंग ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड के अंदर वो पहले से ही थिन प्लेट है और ऊपर से 3-4 फोरामेना है, तो ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड एरिया है यहां पर। और ये फ्रैक्चर्ड एरिया अगर यहां पर फ्रैक्चर हो गई तो खास तौर पे ये जो मैंडिबुलर नर्व है या इस किस्म की, या उसके साथ साथ ये देख रहे हैं इसको हम कहते हैं मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। अब इसको अगर आप अंदर से देखोगे ना अंदर, तो ये फोरामेन स्पिनोजम आपको बिल्कुल स्मूथ नजर आएगा, आप खुद हैरान रह जाओगे इसको स्पिनोजम कहा क्यों खामखा, स्पाइन का फोरामेन, अब कौन सा स्पाइन, जहां तो कोई स्पाइन ही नहीं है। लेकिन देखो हर फोरामेन एक तरफ से होता है तो वो दूसरे तरफ से भी तो होता है ना। जब दूसरे तरफ से माने कहां, ये भी वही फोरामेन ओवेल जब खुला था जाके दूसरे तरफ कहां, इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, तो इस फोरामेन स्पिनोजम भी कहां खुलेगा जाके, वो भी इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। और इंफ्राटेम्पोरल फोसा से बहुत इंपॉर्टेंट मिडिल मेनिंजियल आर्टरी यहां से पास होती है। वहां जाके जब उस फोरामेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उधर आपको स्पाइन फील होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोलॉजिकली भी, ये स्पाइन फील होता है स्फेनॉइड बोन में, क्योंकि ग्रेटर विंग भी किसका हिस्सा है, स्फेनॉइड का। और ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड के अंदर ये आपको एक फोरामेन, ये आपको एक स्पाइन मिलता है। इस स्पाइन को यहां पे कहते हैं क्या, स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड। इसके बेस में ये फोरामेन है, इसी वजह से इस फोरामेन का नाम पड़ गया है फोरामेन स्पिनोजम, क्योंकि दूसरी तरफ यहां पर बेस के अंदर ये फोरामेन मौजूद है, इसलिए इसको कहते हैं फोरामेन स्पाइनोजम। तो ये फोरामेन स्पाइनोजम इस तरीके से यहां पर आपको, तो ये 3 फोरामेना और एक ये फिशर, ये बाकायदा ऐसे क्रीसेंट में होते हैं, ऐसे क्रीसेंटिक वे में, तो दूसरी तरफ से भी ऐसे। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये बिल्कुल आपको इसी तरीके से ये नजर आएंगे, लाइक दिस यू सी। इधर से देखिए, ये थोड़ा पीछे आ गए तो ये, और आ गए तो ये, इट विल जस्ट लाइक दिस, तो जस्ट लाइक इन क्रीसेंट। इसी के अंदर आपको ये 3 फोरामेना इस तरीके से मिलेंगे। उसके बाद देखें ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड ने तो बनाया फ्लोर, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद तो आ गया ना ये स्क्वामस, और उसके बाद आ गया क्या, पिट्रस। और पिट्रस जो है वो आपके स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से, ठीक है, पिट्रस बोन जो है आपका, ये स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से ऐसे निकलता है जैसे मेरा ये हाथ है और हाथ से मेरा थंब निकल आया ऐसे। और आप अगर इसको यहां पे देखें तो ये इस तरीके से होगा। तो इनसाइड अगर आप देखोगे तो ये है आपका स्क्वामस टेम्पोरल बोन और ये पिट्रस, और पिट्रस का बेस होगा थिकर और वाइडर, और इसका ये अपेक्स होगा, समझ गए, और ये अपेक्स इस तरीके से होगा, और ये यहां पे लाई कर रहा होगा लाइक दिस वन। ये दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में आ गया आपका स्फेनॉइड बोन, वो इन दोनों को मिलने नहीं देगा। तो इट विल बी लाइक दिस। और जहां से ये है तो उस जगह पर आप देखें कि अब देखें ये पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बेस है, और ये अपेक्स आ गया, और अपेक्स आ गया, बीच में आ गया कौन, स्फेनॉइड बोन। और स्फेनॉइड बोन ये सेंटर में ऑक्सीपिटल के साथ तो मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों को मिलने नहीं देगा। जब दोनों को नहीं मिलने देगा तो इसका जो अपेक्स है यहां पर, जब स्फेनॉइड बोन, इस अपेक्स और स्फेनॉइड बोन के बीच में जहां पर एक गैप होता है, इस गैप को कहते हैं कैरोटिड कैनाल। और इस कैरोटिड कैनाल को वैसे फोरामेन लेसिरम भी कहते हैं। इसकी वजह है, देखें ये है कैरोटिड कैनाल, जहां से आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कैरोटिड शीथ में से होती हुई फिर स्ट्राइक करेगी बेस ऑफ स्कल को, और इस कैरोटिड कैनाल से निकल के आएगी आपकी क्रेनियल कैविटी में। और जैसे क्रेनियल कैविटी में आएगी ये एकदम से टर्न करेगी ऐसे, क्योंकि उसको जाना है थ्रू कैवर्नस साइनस। तो जब आएगी वर्टिकल और ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी, तो ये कैवर्नस साइनस के थ्रू हो जाती है, ऐसे ही थ्रू हो जाती है जैसे उसके थ्रू से होने वाली एक नर्व भी होती है जिसका नाम है एब्ड्यूसेंट डक्ट। तो अगर आप यहां से कट लगाओगे तो ये नजर आएगी आपको आर्टरी, और इससे इंफीरियर लेटरल ये नजर आएगी आपकी नर्व। ये होती है थ्रू विद इन दी कैवर्नस साइनस। बाकी लेटरल वाल्व के अंदर ऊपर एक नर्व, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये ऊपर है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये V1, ये V2, और अंदर जो आपने यहां पे देखी ये एब्ड्यूसेंट, ये 6 नर्व, और ये है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये कैवर्नस साइनस के स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन आप जब इनके साथ इस तरीके से आओगे तो ये देखें, ये एक फोरामेन है, इसका नाम है वैसे कैरोटिड कैनाल।
लेकिन थोड़ा सा आप लेटर जाओगे ना तो आपको ये और कंटिन्यू होते नजर आएगा सिंगल मार्जिन के साथ। ये वाला हिस्सा तो वो सीधा नीचे जाएगा क्योंकि इसने रिसीव किया है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को। जो इसका दूसरा हिस्सा होगा जहां ये फोरामेन कंटिन्यूअस है, एक ही मार्जिन है इसका, उसमें अगर कोई पिन पास करोगे अगर, तो वो लेटरली जाएगी और लेटरली जाके वो भी बेस ऑफ स्कल पे निकलेगी और उसके अंदर इवन फाइब्रोकार्टिलिजिनस पोर्शन, फाइब्रोकार्टिलिजिनस मटेरियल होता है और उसके अंदर एक इमेजरी वेन कोलैप्स पड़ी हुई होती है जो कभी भी खुल सकती थी, लेकिन खुलती नहीं है, कभी खुल सकती है, जो यहां पर कनेक्ट करेगी किसको, कैवर्नस साइनस को कनेक्ट करेगी बेस ऑफ स्कल पर सुपरफिशियल वेन्स के साथ। इमरजेंसी में ये भी खुल सकती है। इस फोरामेन को हम कहते हैं फोरामेन लेसिरम प्रॉपर। तो फोरामेन लेसिरम प्रॉपर और दूसरा उसका अलग कंपोनेंट क्या हुआ, कैरोटिड केनाल। यानी मैं अगर आपको ये दूं कैरोटिड केनाल, ये इस तरीके से लेटरल ले आऊं मैं फोरामेन लेसिरम प्रॉपर, और मेरा मूड हो जाए मैं बड़ा क्लोज यहां एक और फोरामेन ले आऊं और उस फोरामेन से मैं कोई भी चीज पास हो, वो ये सारा खेल होगा किधर, ये सारी चीजें कहां होगी, जाहिर है इस जगह पर इंटीरियर सरफेस ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे, ये यहां पर फ्लोर में, थोड़ा यहां आए तो आपने दूसरा, और थोड़ा आए तो फिर इंटीरियर सरफेस ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में ये सुराख जो तीसरा वाला होने को थोड़ा गैप छोड़ के चौथा भी है। किस बोन में, ठीक है, पेट्रस बोन में, इसका नाम है ग्रेटर पेट्रोसल फोरामेन और इसका नाम है लेसर। समझ गए। अब ये तीन फोरामेना है किसमें, पेट्रोसल बोन में, पेट्रस बोन में बाकायदा आपको यहां नजर आएंगे ऐसे करके, थोड़ा पीछे जाओगे तो ये, लेकिन ये वाला थोड़ा दूर है, ये खासे करीब है। तो जब आप स्कल देखते हो ना तो ये और ये इनकी मार्जिन ही कॉमन होती है, मार्जिन कॉमन होती है, लेकिन इससे रास्ते तीन निकलते हैं। घिस घिस के करीब होने की वजह से उनकी मार्जिन एक ही बन जाती है, टूट टूट के, टूटी हुई, अल्सरेटेड, लेसिरेटेड, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है फोरामेन लेसिरम। तो कैरोटिड केनाल भी किसका हिस्सा हुआ, फोरामेन लेसिरम का। ये फोरामेन लेसिरम प्रॉपर भी किसका हिस्सा हुआ, फोरामेन लेसिरम। इवन ये ग्रेटर पेट्रोसल फोरामेन भी किसका हिस्सा हुआ, फोरामेन लेसिरम का। तो अगर कोई कहे कि भाई ग्रेटर पेट्रोसल नर्व कहां से आ रही है, तो फोरामेन लेसिरम से। अगर कोई कहे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहां से पास हो रही है, फोरामेन लेसिरम से। अगर कोई कहे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कैरोटिड केनाल से पास हो रही है, वो भी ट्रू है। तो फोरामेन लेसिरम का कंसेप्ट क्लियर रखो ऐसे। और ये फोरामेन लेसिरम चाहे लेसर हो चाहे ग्रेटर हो, इन दोनों को मैं पिन पास करके अंदर ले जाऊंगा तो कहां जाएगी पिन, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में घुस जाएगी जहां ईयर मौजूद है। जो लेसर वाला है वो थोड़ा पीछे है, इसमें जो पिन घुसेड़ेंगे आप यहां पर तो आपकी पिन जाके निकलेगी मिडिल ईयर कैविटी में, लेकिन वो थोड़े आगे वाले से जाओगे तो वो निकलेगी आपके इनर ईयर में। तो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व कहां से इमर्ज होती है, इनर ईयर से, और लेसर पेट्रोसल नर्व मिडिल ईयर से, वो उसका मिडिल ईयर के साथ वास्ता होता है। तो इसका मकसद है कि ग्रेटर पेट्रोसल नर्व आई तो किधर आई, फोरामेन लेसिरम में। ये मिडिल क्रेनियल फोसा में नहीं आ पाएगी, ये फोरामेन लेसिरम में बैठ के वो वेट कर रही है कि मैं अपना मुंह निकालूं मिडिल क्रेनियल फोसा में, कि मैं यहीं बैठी रहूं, तो ये यहीं बैठी रहेगी। लेकिन ये वाली जो लेसर पेट्रोसल नर्व है ये मिडिल क्रेनियल फोसा में आएगी और थोड़ा आगे जाएगी तो इधर मिलेगा इसको फोरामेन ओवेल, और ये फोरामेन ओवेल से घुस जाएगी अंदर। तो जो यहां से जाता है वो कहां आता है, इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। इंफ्राटेम्पोरल फोसा में फोरामेन ओवेल के लिए मशहूर तो है आपकी मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, लेकिन जो इसको भूलेगा तो फिर वो काफी प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि ये वो नर्व है जिसमें प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स मौजूद है, फादर पैरोटिड ग्लैंड, लेकिन है प्री गैंग्लियनिक। ये इस तरीके से ईयर में से घुस के घूमती घामती यहां मिडिल ईयर कैविटी में इसको मौत पड़ी है, जो यहां पर ईयर से होती हुई मिडिल ईयर कैविटी में ये क्यों आई है, जब उसको सप्लाई करना है पैरोटिड ग्लैंड, ये क्या रास्ता है, उसका गैंग्लियन यहां बैठा हुआ है, क्या करे, और गैंग्लियन बैठा हुआ है उसका फोरामेन ओवेल के नीचे इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। तो ये यहां से पास होने के बाद कहां जाएगी, इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, और यहां इसका एंड है, और एंड है तो वहां से निकलेंगे अब आपके पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। और ये लेसर पेट्रोसल नर्व
ब्रांच होनी चाहिए ये ग्लासोफेरेंजियल की, लेकिन है नहीं, ये डायरेक्ट ब्रांच नहीं है। ये चल के फिर आपको ग्लासोफेरेंजियल में बताऊंगा आगे कि ये क्या खेल है। इट्स नॉट डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द ग्लासोफेरेंजियल, दो इट इज कंसीडर्ड टू बी अ ब्रांच, क्योंकि हमें पता है पैरोटिड ग्लैंड ये वाहिद ग्लैंड तो है जिसको सप्लाई करता है आपका ग्लासोफेरेंजियल, बाकी तो हेड एंड नेक के हर ग्लैंड को फेशियल सप्लाई करती है अंदर से। तो ये जनरली आपको इस तरीके से मिला। तो यहां पर आते आते आप तकरीबन यूं समझ लो कि आप ये 6 क्रेनियल नर्व का मामला तो तय हो गया। यहां पर एंटीरियर क्रेनियल फोसा और मिडिल क्रेनियल फोसा तक पहुंचते पहुंचते आपने तकरीबन फिशर्स ऑफ फोरामेना में काफी चीजें कर दी, जैसे क्रीब्रिफॉर्म प्लेट, फिर ऑप्टिक कैनाल, फिर कैवर्नस साइनस की लोकेशन, फिर पिट्यूटरी फोसा की, फिर आपने बॉडी देखा और ये सारा एथमाइड बोन, स्फेनाइड बोन, और फिर आप पीछे जा रहे हैं तो ये टेम्पोरल बोन जिसमें आपने पिटरस पार्ट, और ये आपका सुपीरियर बॉर्डर है, दिस वन इज सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। यानी ये आगे का जो हिस्सा है ये मिडिल क्रेनियल फोसा के रेंज में आएगा और पीछे का हिस्सा पोस्टीरियर। और इस पोस्टीरियर सरफेस पर आपको एक छोटा सा और फोरामेन मिलेगा जिसको मिएटस कहते हैं। इस मिएटस में से आप अंदर जाएंगे तो जाहिर है इस जगह से जाएंगे तो जाहिर है इनर ईयर में जाएंगे, क्योंकि ये 3 हिस्से बांटे थे ना हमने, ये मिडिल ईयर, इसके अंदर दबा हुआ मिडिल ईयर, इसके अंदर दबा हुआ इनर ईयर, और यहां कुछ भी नहीं। तो यहां से जब नर्व पास होगी वो 8वीं तो होगी ही, वो तो होनी भी चाहिए क्योंकि वेस्टिबुलोकॉक्लियर ईयर से तो वही निकलती है, लेकिन इसके साथ साथ 7वीं भी इसी से पास होती है। 7वीं जब पास होगी तो जाहिर पहले इनर ईयर में आएगी, और इनर ईयर में आते ही पहली ब्रांच देगी वो जिसको हम कहते थे ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, वो वहां से आती है। तो इसका मकसद इनर ईयर में अगर फेशियल नर्व इंटर हुई, वहां से पहली ब्रांच दी और पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से निकलना चाहा तो आगे से नर्व गई है पीछे से, उसकी ब्रांच निकलेगी आगे से, और आगे से कहां से वो आपको दिखाया ग्रेटर पेट्रोसल फोरामेन। और ग्रेटर पेट्रोसल फोरामेन उसकी एजेस क्योंकि एक साथ बन गई थी, एक साथ ही 3 फोरामेन आ गई, एक ही ब्रोकन मार्जिन, तो उनका नाम डाल दिया था हमने फोरामेन लेसिनम। तो वहां से जब निकलेगी तो इसको रोक के रखना, क्योंकि इसके अंदर मौजूद हैं फिर पेरिगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, और इसमें थोड़े से टेस्ट के फाइबर्स भी हैं क्योंकि ये फेशियल की ब्रांच है। और ये रोक के रखें कहां? फोरामेन लेसिरम में ही, कैरोटिड कैनाल के करीब ही, जहां से कौन इंटर हो रहा है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्या के लिए? कि विद द सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स भी। तो सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स जब पास हो रहे होंगे तो वहां से 1-2% सिंपैथेटिक नर्व्स को रिक्वेस्ट करोगे छोड़ो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को और अलग हो जाओ। वो कहेंगे अलग हो जाओ, किसके ऊपर चढ़े? थोड़ी देर के लिए खुद अपनी नर्व बना लो, क्योंकि आपको पता है जब आपको कोई और चढ़ने के लिए नर्व नहीं मिलेगी तो थोड़ी देर के लिए आपको अपनी नर्व बनानी पड़ेगी, तो फिर अपनी नर्व बना लो। फिर जो 2% फाइबर उठा लिए आपने, किससे? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। ऐसे करके क्योंकि वेट कर रही है कौन? ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। तो ये वाले जो टुकड़ा, ये छोटा सा है टुकड़ा, वो इसके साथ ज्वाइन कर लोगे तो इसका नाम पड़ जाएगा डीप पेट्रोसल नर्व। तो डीप पेट्रोसल नर्व में फाइबर्स किस चीज के हुए? सिंपैथेटिक। प्री के पोस्ट? सोचना ही नहीं चाहिए, हमेशा पोस्ट, क्योंकि बताया था मैंने आपको पोस्ट गैंग्लियन के सिंपैथेटिक न्यूरॉन की आखिरी स्टेशन होती है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। इससे कोई ऊपर उठा आंखें बंद करके बोल देना पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि आगे कोई भी सिंपैथेटिक एक सेल बॉडी भी इस लेवल से ऊपर एक सेल बॉडी भी नहीं है, एक भी सेल, एक सेल क्या होता है वो भी नहीं है। तो इसका मकसद है कि डीप पेट्रोसल, ये दोनों जब मिल जाएं विद इन द फोरामेन लेसिरम, विद इन, ना ऊपर ना नीचे, विद इन द फोरामेन लेसिरम, इसका नाम पड़ जाएगा द वाइडियन नर्व, और इसी का नाम होता है नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। तो अब ना तो ग्रेटर पेट्रोसल का वजूद रहा ना डीप पेट्रोसल का, इस जोड़ी का नाम पड़ जाएगा अब क्या? नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। तो इसको आगे से देखेंगे कि क्या करना है इनका। अब यहां पर आप देखो कि ये आपने देखे 6 के बाद 2 नर्व देख ली, 7वीं और 8वीं भी, और उसके बाद देखिए पिटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे किस पे? ऑक्सीपिटल बोन पे। कोई जरूरी नहीं है कि जहां पड़ा हुआ है वो पूरी फ्यूजन हो, थोड़ा सा गैप छोड़ा है पीछे की तरफ से, वो पीछे की तरफ से गैप छोड़ा तो इतना बड़ा फोरामेन है, इसका नाम है जुगुलर फोरामेन। और जुगुलर फोरामेन में अब ज़ाहिर है जुगुलर है तो इंटरनल जुगुलर वेन तो होगी ही इसके अंदर, तो इंटरनल जुगुलर वेन भी होती है, और साथ में अगली 3 क्रेनियल नर्व्स भी 8 के बाद 9, 10, 11 वो भी इसी से पास होती है। तो जुगुलर फोरामेन, ये आपको यहां से जुगुलर फोरामेन नजर आ जाएगा, यहां पर जुगुलर फोरामेन। और यहां से ये हुआ तो उसके बाद देखिए ये पूरा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, जिसमें ये 2 फोसा जो देख रहे हैं इसमें सेरिबेलम के 2 हेमिस्फीयर से, सेरिबेलार फोसा,
और अंदर की तरफ आप देखेंगे इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, जैसे कि आपने कल देखी थी, ये जैसे सुपीरियर नक्कल लाइंस आपने देखी थी, ठीक इसके नीचे फिर ये भी ग्रूव्स होती हैं, ये भी साइनसेस की ग्रूव्स हैं, यहाँ ट्रांसवर्स साइनसेस होते हैं, और उसके साथ साथ ये फिर ये फोरामेन मैग्नम बेस में, तो ये फोरामेन मैग्नम बेस में है, और नीचे उसके एजेस के साथ ये कंडाइल्स देखते हो, इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। और ये ऑक्सीपिटल कंडाइल फिट हो जाते हैं किसमें? ये ऑक्सीपिटल कंडाइल फिट हो जाते हैं आपके एटलस में, तो बन जाता है आपका एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलस फॉर सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो ये एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट होता है, अंडरस्टैंड। तो ये जनरली आप यहां पे देखोगे, और ये जो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट तो बन गया, ये ऑक्सीपिटल कंडाइल्स बहुत ही टफ होते हैं, इसलिए इनका फ्रैक्चर इतना ज्यादा आसान नहीं है, और इसके अंदर अगर किसी नर्व ने पनाह ले लिए तो बड़ा मुश्किल है उस नर्व का इंजर होना। और यहां से अगर आप देखोगे कि इसके साथ आपको इस ऑक्सीपिटल कंडाइल के करीब आपको एक फोरामेन मिलेगा जो इसके थ्रू पास हो जाता है, एक्चुअली फोरामेन नहीं है, वो ट्रेवल ज्यादा करता है ना, इसलिए वो कैनाल है, और ये आपकी आखिरी क्रेनियल नर्व यहां से पास होती है, हाइपो नर्व, उसका काम ये कि है टू सप्लाई द टंग की मोटर एक्टिविटी के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है हाइपोग्लॉसल नर्व। तो इस कैनाल का नाम है हाइपोग्लॉसल कैनाल, तो ये हाइपोग्लॉसल कैनाल यहां पर। तो आप इन पूरे नर्व्स को जनरली आप यहां पे देखें कि ये पूरा का पूरा जितना भी आपने यहां पे देखा, इसको अगर आप समअप करें, ठीक है, आप देखें इसको जहां समअप करें, ये पूरी क्रेनियल कैविटी है, इस क्रेनियल कैविटी को ये जितने भी आप बोन देख रहे हो, ये है हमारा फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन है, इसका मकसद है कि फ्रंटल बोन की ये ऑर्बिटल प्लेट है, क्योंकि यहां से पिन पास करोगे तो ऑर्बिट में आ जाएगी, ऑर्बिट का बनाया उसने रूफ, और ये बनाया यहां इसका फ्लोर। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके साथ ये बीच में जो बोन हमने खड़ा किया, ये अलग बोन है, क्योंकि कलर चेंज हो गया इसका, ये इथमॉइड बोन है। इथमॉइड बोन में यहां छोटे छोटे सुराख हैं, इसलिए ये क्रीबरी फॉर्म प्लेट कहलाती है, क्रीब्रोज सीव को कहते हैं, छलनी को। तो ये क्रीबरी फॉर्म प्लेट है जिसने बनाई नजल कैविटी की रूफ, और यहां के जो छोटे छोटे फोरामिना हैं, यहां से आपकी पहली क्रेनियल नर्व यहां से इमर्ज होगी, ये ऑल्फैक्टरी नर्व जैसे मेल लेके आती है, और ये आपका पूरा। लेकिन इसमें सेंटर में आपने देखा था क्या, ये क्रेस्ट जिसका नाम है क्रेस्टा गैली, और आगे से ये क्रेस्ट भी था, इसका नाम था फ्रंटल क्रेस्ट, उस बीच में छोटा सा फोरामेन है जो आपको नेजल कैविटी के साथ ज्वाइन करता है विद द वेन्स को, इसका नाम होता है यहां पर फोरामेन सिकम। आप देखिए फ्रंटल बोन के साथ पीछे आओगे तो ये आपको मिला फिर स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन में ये इसकी बॉडी है बीच में, और ये इसकी विंग्स हैं, ये लेसर विंग और ये ग्रेटर विंग। तो इसका मकसद ये है कि ये हिस्सा लिम्बस कहलाएगा, और ये जो आगे वाला हिस्सा आप देख रहे हो ये काफी आपके एंटीरियर कैनाल फोसा में भी आ गया है, लेकिन जब आप लेसर विंग को क्रॉस करेंगे तो इसका समझ लो कि यहां से आप, तो सिर्फ लेसर विंग नहीं, क्योंकि लेसर विंग के साथ ये भी तो देखा ना आपने, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, तो लेसर विंग, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस और लिम्बस ये मिलाओ, और इस तरफ से भी मिलाओगे तो ये लाइन क्रिएट हो जाएगी जो जुदा करेगी एंटीरियर कैनाल फोसा को मिडिल से, और जैसे आप मिडिल में एंटर हो जाएंगे तो ये बीच में आपने देखी बॉडी, और ये सल्कस, ये ऑप्टिक कैनाल, और ये पिट्यूटरी फोसा, और ये डार्सम, और डार्सम में ये है आपका पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, और ये स्लोप है आपका एक तरह से, इसको डिक्लाइव कहते हैं। और यहां पर आपको देखा होगा आपने कि यहां पर आपका पोन्स वगैरह यहां पर अटैच होता है, इसको टच कर रहा होता है, और यहीं से, क्योंकि ये जो जगह है यहां टेंट होता है, और यहां से मिड ब्रेन इंटर होके फिर डायंसेफ्लॉन के साथ कंटिन्यूस होगा, तो दिस विल बी अराउंड यहां पर ये आपका टेंट है, तो ये है टेंटोरियल नॉच। तो टेंटोरियल नॉच शुड बी इन लाइन विद द फोरामेन मैग्नम, क्योंकि सीधा स्ट्रेट आएगा 180 डिग्री पर आपका ब्रेन स्टेम, और ये स्पाइनल कार्ड के साथ पूरा एक लाइन के साथ। तो जनरली आप इसको यहां पर इस तरीके से देखोगे, और ये जब आप यहां पे देखेंगे तो आपने देखा ग्रेटर विंग, और आपको पता है कि लेसर और ग्रेटर के बीच में गैप है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, वो थोड़ा पीछे आ गए तो यहां पर रोटेंडम, और ये ओवेल, और ये स्पिनोजम, लेकिन ये अपेक्स के साथ। अब देखिए ये जो अपेक्स देख रहे हो ना, ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये आगे अपेक्स है इसका, ये अपाइकल पार्ट है, अपाइकल पार्ट में आगे की तरफ यहां डिप्रेशन होती है, यहां पर आप इवन अपनी लिटिल फिंगर ये से डाल भी सकते हो, थोड़ा सा डिप्रेस्ड पार्ट होता है ऐसे, ये डिप्रेस्ड जो पार्ट होगा यहां पर जब ड्यूरामीटर पास होगा तो ये डिप्रेस्ड पार्ट पे यहां एक गैंग्लियन होता है, इसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। तो जब ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ऐसे पड़ा हुआ होगा तो ड्यूरा इसके ऊपर से ऐसे गुजर जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरली होता है। तो अगर मैं उस गैंग्लियन को हटा दूं तो मुझे अंदर डिप्रेस्ड वो जगह नजर आएगी, साइनस जैसी एक तरह से, तो एक केव नजर आएगी, हम उस केव को कहते हैं द मिकिल्स केव, या उसका दूसरा नाम होता है द ट्राइजेमिनल केव। तो इसका मकसद है कि मिकिल्स केव में पड़ा हुआ है क्या, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। तो ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन इस जगह पर आप देखोगे, और उसके साथ फिर पिटस पार्ट के पीछे आओगे तो यहां से फिर आपको ये इंटरलेकोस्टिक मीटर्स और ये जुगुलर
फोरामेन बेस पर। और ये देख रहे हैं यहाँ पर हाइपोग्लॉसल कैनाल, ये आपका ऑक्सीपिटल कंडाइल है, और ये फोरामेन मैग्नम, ये हैं सेरिबेलर फोसा, और ये है हमारी इंटरऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, और ये सुपीरियर नकल लाइन के साथ करस्पॉन्डिंग इनसाइड से होगा ट्रांसवर्स साइनस के ग्रूव्स। ये जनरली आपकी क्रेनियल कैविटी। और इसके साथ जो जो भी नर्व इमर्ज कराओगे आप ब्रेन के साथ उसकी कनेक्शन दिखा के आगे जब लेके जाएंगे उसको, तो फिर उसका जाहिर एक इंट्राक्रेनियल कोर्स दिखाना पड़ेगा, और काफी नर्व्स आपकी कैरोनस साइनस से रिलेटेड होंगी, काफी नर्व्स और ट्रेवल करेंगी, और बिलाखिर उसका जब एग्जिट दिखाओगे तो एग्जिट तो आपको अभी पता चल गया कि 12 ही क्रेनियल नर्व्स यहां से तो जान छुड़ाएंगी, क्योंकि इनके टारगेट ऑर्गन्स बाहर हैं, क्रेनियल कैविटी में नहीं है, सवाए कुछ के जिनकी सेंसरी सप्लाई अंदर ड्यूरा को सप्लाई कर सकती है, अदरवाइज उनके टारगेट ऑर्गन्स हैं बाहर हैं, उनको मसलन उनको बाहर निकलना है। अगर बाहर निकलना है तो उनके फिशस फोरामिना आपको दिखाने हैं। और सिर्फ यही नहीं कि नर्व्स बाहर निकलती हैं, हमारे पास नर्व्स ही नहीं है, उसके साथ साथ जाहिर है ब्लड सप्लाई भी तो है, तो आर्टरियां अंदर आएंगी, और आर्टरियां सिर्फ ब्रेन को सप्लाई करने वाली नहीं, ड्यूरा को भी। मिडमेनिजियल आर्टरी देखी थी ना, फिर आपने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देखी थी, वही नहीं बल्कि वेन्स को भी तो छोड़ना है ना, और वेन्स को छोड़ने के लिए फिर आपको जाहिर है बड़ी वेन जो जुगुलर वेन है, इंटरनल जुगुलर वेन, तो वो वहां से आपको बाहर भी निकालनी है। ये सारी चीजें यहां पर आपको, ये और बात है कि लिम्फेटिक्स नहीं है, ब्रेन को लिम्फेटिक्स नहीं है, क्योंकि जिसको भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको लिम्फेटिक्स नहीं होती। एक्वस ह्यूमर वगैरह है तो फिर आई को नहीं है, आई बॉल को लिम्फेटिक्स नहीं है। फिर जब आप देखोगे ब्रेन के अंदर CSF मौजूद है तो वहां लिम्फेटिक्स नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये पूरा जितना भी आपने देखा है इसको हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। इस क्रेनियल कैविटी में तीनों क्रेनियल फोसा, उसके 10-15 जितने फोरामिना हैं वो, उनके नाम, उनकी लोकेशंस एग्जैक्ट, और ये किन 2 कंपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि जब न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स को हम बाहर निकालें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें आसानी से समझ में आ जाए। अब कल की क्लास में हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फोसा। ये टेम्पोरल फोसा तो बहुत आसान है, तो 2 मिनट का काम है। असल चीज़ जो है वो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है, और उसके बाद टेरिगोपैलेटाइन फोसा। तो इसको हम कल इंशाल्लाह ताला मैं डिस्कस करा के उसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, और फिर आप अपने ग्रुप बना के थोड़ा सा उनको खुद देखोगे, क्योंकि जब तक आप वो खुद नहीं देखेंगे तो पहले मैं इसको थ्योरेटिकली बता दूंगा आपको, और उसके बाद वो खुद आप करके देखो। 2 ग्रुप बना लेंगे, एक को इंफ्राटेम्पोरल फोसा करे और दूसरा जो है टेरिगोपैलेटाइन। मैं 2 स्कल्स दे दूंगा, और टेरिगोपैलेटाइन फोसा के लिए हमने एक स्कल को तोड़ के बनाया है उसको, ताकि वो और ज़्यादा क्लियर नजर आए। अंडरस्टैंड? तो उसमें आप वायर वगैरह डाल के उसको अच्छे तरीके से देखो, ताकि जब उनके डॉट्स मिलाओ तो हमें देखो ना, यहाँ से क्रेनियल कैविटी से किसी स्ट्रक्चर को बाहर निकालोगे तो वो या तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में या टेरिगो में या आर्बिट में आएगी, या फिर नेक में जाएगी। देखिए जैसे टेरिगोपैलेटाइन फोसा में आएगी तो वहां से तो आपको पता है कि 8-10 कम्युनिकेशंस निकलती हैं, तो उसको देखना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि फिर ऑनवर्ड जब ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई आएगी तो फिर वहां पे आप फिर रुक जाएंगे कि ये पता नहीं कैसे लेटरली कैसे चली गई, इलेक्ट्रली किस फोरामेन से गई है, ये फोरामेन कहाँ गाइड करता है, वो करना बड़ा ज़रूरी है। वो अगर हो जाता है ना तो फिर आपको काफ़ी ग्रिप आ जाएगी, और फिर उसके बाद अगली क्लास में हम करेंगे मैंडिबल और सर्वाइकल वर्टिब्री। तो फिर हमारी ऑस्ट्रोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर इंटर हो जाएंगे फिर मसल्स के अंदर यहाँ पर। तो दिस विल बी इंशाल्लाह नेक्स्ट।